हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यहाँ पर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसे आप लोग जरूर देख करके जाइएगा, क्योंकि इससे आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसका फर्स्ट टर्म वाला क्वेश्चन है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिससे कि आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और यदि आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलिएगा, आप लोग यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है कि 1 जूल समतुल्य है, मतलब कि 1 जूल किसके बराबर है। तो यहाँ पर अर्ग में दिया गया है। तो आप लोग को पता होगा कि 1 जूल बराबर होता है 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग, यानी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 आप लोग देख लीजिए, 3 राइट हो जाएगा। 10 की घात 7 अर्ग, अर्ग में पूछेगा तो 10 की घात 7 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर दूसरा का नंबर लोकेशन क्या है कि निम्न में से कौन सा किसी भौतिक राशि का नाम नहीं है। मतलब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि भौतिक राशि का नाम नहीं है, मतलब कि भौतिक राशि नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा किलोग्राम। क्यों? क्योंकि ये जो है किलोग्राम ये द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। ये जो है ये किलोग्राम ये द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो समय है, आवेग है और ये द्रव्यमान है, ये भौतिक राशि है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि एक मात्रक है द्रव्यमान का, यानी कि किलोग्राम राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर 3 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि दाब का विमीय सूत्र है। तो दाब का विमीय सूत्र निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, यानी कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। और हम लोग जानते हैं कि बल का डायमेंशन क्या होता है। तो बल का होता है, चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बल का होता है m1 L1 T-2, ये होता है बल का। और नीचे हमारा था एरिया, तो एरिया का क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा। तो ये ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर ये जो L2 है ये ऊपर जाके -L2 हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग यहाँ पर करके दिखाता हूँ कैसे होगा। तो P = हो जाएगा यहाँ पर m1, और ये L1 था ऊपर, और जो नीचे वाला है ये ऊपर जाके माइनस हो गया -2, और यहाँ पर हो गया T-2। और जब इसे कीजिएगा तो ये आप लोग का फाइनल आ जाएगा m1 L-1 T-2, यानी कि क्या आ गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, m1 L-1 T-2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट हो जाएगा आप लोग का दाब का विमीय सूत्र। और कैसे निकाला आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर चौथा नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी समय t में एक कण का वेग v दिया जाता है, v बराबर at प्लस bt² है, तो b का विमीय सूत्र है। तो यहाँ पर दे रखा है कि v बराबर at प्लस bt² है, तो b का विमीय सूत्र निकालना है। तो आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर में, कि जब भी हम लोग जोड़ते हैं तो जिसका बीमा समान होता है उसी को हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो दे रखा है कि v बराबर at प्लस bt², तो यहाँ पर v और at और bt² ये तीनों की बीमा समान है। यहाँ पर ये आपस में तीनों की बीमा समान है, तभी ये जुड़ी हुई है। मतलब कि यहाँ पर प्लस हुआ है, नहीं तो बीमा समान नहीं होगा तो हम लोग इसे जोड़ ही नहीं सकते हैं। तो इसी यहाँ पर कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा bt²। क्यों? क्योंकि तीनों की बीमा समान है, इसलिए हम लोग यहाँ पर v बराबर bt² को कंपेयर करते हैं। अब हमको किसका बीमा चाहिए, तो b का बीमा चाहिए, तो t² को यहाँ पर नीचे भेज देते हैं, यानी कि v/t² बराबर क्या आ जाएगा, b। तो इसी का बीमा हम लोग को जानना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो b बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर था v यानी कि वेग, तो वेग का बीमा क्या होता है LT- हो गया v का, और नीचे हमारा क्या था, नीचे था t² यानी कि टाइम, तो टाइम का हो जाएगा t2 क्योंकि स्क्वायर था, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, यानी कि b बराबर क्या आ गया, b बराबर आ गया l, और ऊपर था
t-1 और नीचे वाला जो था वो भी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी कि l t-1 -2 यानी कि आ जाएगा l, और फाइनल जब कीजिएगा तो ये आ जाएगा l t-3, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा आप लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 5वां नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक धावक r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। 2 मिनट 20 सेकंड बाद उसका विस्थापन होगा। विस्थापन पूछा है तो इसे आप लोग समझिएगा। कोई एक धावक है मतलब कोई एक दौड़ने वाला है जो कि r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं और इसका त्रिज्या हमको दे रखा है r, ये है r त्रिज्या, और ये एक चक्कर पूरा करने में यहाँ से शुरू करता है और फिर से यहीं पर आने में 40 सेकंड लेता है, इसको 40 सेकंड लगता है। तो हमसे पूछा है 2 मिनट 20 सेकंड बाद उसका विस्थापन। तो 2 मिनट 20 सेकंड मतलब कितना सेकंड, यानी कि 2 मिनट में 120 सेकंड और प्लस 20 यानी कि 140 सेकंड, 140 सेकंड हो गया। अब चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि 120 मिनट में ये 3 चक्कर लगा लेगा, 120 मिनट में 3 चक्कर लगा ले, यानी कि 120 और प्लस 20 में अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या होगा आप लोग यहाँ पर समझिएगा। ये फिर से मैं बनाता हूँ यहाँ पर वृत्त और ये त्रिज्या है r। तो ये एक चक्कर हुआ और फिर यहाँ से ये 2 चक्कर हुआ और फिर यहाँ से ये ऐसे जाएगा और ये 3 चक्कर। तो इतना में तो 120 सेकंड लिया और बचा कितना, हमारे पास 20 सेकंड बचा। तो 20 सेकंड में कितना जाएगा, आधा जाएगा, यानी कि यहाँ क्यों, क्योंकि 40 सेकंड में पूरा घूमता है तो 20 सेकंड में आधा घूमेगा, तो यानी ये आया कहाँ। तो यहाँ पर फिर से मैं वृत्त बनाता हूँ। तो ये एक्चुअली में यहाँ आया, यहाँ आया, तो ये हो गया r और ये r, तो r और r मिलकर क्या हो जाएगा 2r, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा का राइट हो जाएगा 2r। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों से विस्थापन पूछा था इसलिए 2r होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है। यदि उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो 10 सेकेंड बाद उसका वेग होगा। फॉर्मूला जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी, जानते हैं ये हमारा फर्स्ट समीकरण है गति का, तो इसी का प्रयोग कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमसे वेग पूछा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मान रखते हैं u का यहाँ पर क्या मान दिया गया तो 20 मीटर प्रति सेकेंड, a कितना दिया गया तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और t कितना दिया गया तो 10 सेकेंड दिया गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मान रखते हैं। तो v बराबर क्या आ जाएगा u यानी कि 20 प्लस u प्लस a इंटू टी कितना है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा बराबर करेंगे तो 20 प्लस 20 बराबर 40 और मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर ये वेग है, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी दिए गए समय अंतराल में किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र निम्न में से किसे दर्शाता है। चलिए मैं यहाँ पर चित्र बना देता हूँ। तो ये है हमारा वेग और ये हो गया समय, और इससे जो क्षेत्र है ये किसको दर्शाता है तो यहाँ पर बताना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय होता है। यानी कि अगर इसको इस प्रकार से लिखें, विस्थापन को यहाँ पर x के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, समय को t के रूप में, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाकर के गुना हो गया, यानी कि x बराबर आ जाएगा v इंटू टी, x बराबर v इंटू टी, और x क्या है तो ये विस्थापन है, तो विस्थापन बराबर क्या आ गया वेग इंटू समय। तो यही तो है हमारा वेग समय ग्राफ, देख लीजिए यही तो है वेग समय ग्राफ, यानी कि क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा विस्थापन, यानी कि वेग और समय के ग्राफ के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है उसे हम लोग विस्थापन बोलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि 2 कारें ए एवं बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा व 45 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। कार बी के सापेक्ष कार ए का आपेक्षिक वेग क्या है यदि दोनों कारें पूर्व की ओर गतिमान हो। तो जब दोनों कारें एक ही दिशा में गतिमान हो तो यहाँ पर हम लोग आके आपेक्षिक वेग निकालने के लिए क्या करते हैं तो घटाव करते हैं, यानी कि आपेक्षिक वेग क्या हो जाएगा ए का बी के सापेक्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 माइनस 45, यानी कि कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो 9 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है, देख सकते हैं कि एक कण एक समान वेग से गतिमान है, इस कण की गति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो एक समान वेग से गतिमान है मतलब कि इसका त्वरण क्या होगा शून्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, इसका त्वरण शून्य है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है
निर्वात में किसी पिंड के स्वतंत्रतापूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है। मतलब कि निर्वात में अगर कोई पिंड स्वतंत्रतापूर्वक गिरता है तो इस प्रकरण को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे बोलेंगे एक समान त्वरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 1.5 किलोमीटर दूरी पर एक बिंदु बी तक जाता है और वापस ए पर आ जाता है। यदि उसे ऐसा करने में 1 घंटा लगता है तो उसका औसत वेग है, औसत वेग निकालना है। तो मान लेते हैं ये है यहाँ पर ए पॉइंट और यहाँ पर है बी पॉइंट और यहाँ से यहाँ जो है ये 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है। तो ये ए से चल करके बी पर गया और बी से फिर वापस ए पर आ गया। मतलब कि इसका विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन 0 हो गया। तो हम लोग औसत वेग बराबर क्या जानते हैं, औसत वेग बराबर हम लोग जानते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन, विस्थापन को यहाँ पर x से डिनोट कर दे रहे हैं मैं, और कुल विस्थापन बटे कुल समय यानी कि x/t। तो विस्थापन हम लोग का कितना हुआ, 0 हुआ, यानी कि 0 बटे में टाइम कितना भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर 0 है तो 0 ही हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा, 0। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं पूछा, मतलब कि सदिश होना चाहिए। तो कौन सा है, आवेग, आवेग एक सदिश राशि है यानी कि इम्पल्स, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते तो 13 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि एक पिंड एक समान चाल से एक वृत्त में गति कर रहा है, इसमें क्या होगा। तो त्वरण जो है वो अंदर की ओर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते तो 14 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रक्षेप्य गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है। तो प्रक्षेप्य गति का मैं यहाँ पर थोड़ा सा चित्र बनाता हूँ, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि प्रक्षेप्य गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है। तो ये जो क्षैतिज इसका घटक होता है, जब भी आप लोग इस प्रकार से करके देखिएगा तो इसका जो क्षैतिज घटक होता है ये कभी भी नहीं बदलता है, यानी कि स्थिर रहता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा कि इसका वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। आगे बढ़ते हैं तो 15 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, यहाँ पे देख सकते हैं परिणामी, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिणामी बराबर हो तो ए वेक्टर ए बी वेक्टर के बीच का कौन होगा। तो कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा गुण शून्य सदिश का नहीं है। तो शून्य सदिश यानी कि 0 वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर में। तो ए वेक्टर है प्लस शून्य वेक्टर बराबर ए वेक्टर, हाँ ये सही है, क्योंकि 0 वेक्टर को किसी के साथ जोड़ेंगे तो वही मिलेगा जो कि है यहाँ पर, और ये भी सही है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे तो शून्य वेक्टर मिलेगा, लेकिन शून्य वेक्टर इंटू ए वेक्टर करेंगे तो क्या ए वेक्टर मिलेगा, नहीं। अगर कोई भी वेक्टर है जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर कोई भी वेक्टर है, अगर इसको शून्य वेक्टर से गुना करते हैं तो ये हमेशा शून्य वेक्टर ही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका गलत है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमको पूछा कि शून्य सदिश का गुण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर 17 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि किसी प्रक्षेप्य गति के प्रकरण में उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच का कोण क्या होता है। प्रक्षेप्य गति के प्रकरण में पूछा है। तो फिर से यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए चित्र बना देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार का चित्र होता है। तो हमसे पूछा क्या है कि उच्चतम बिंदु यानी कि यहाँ पे उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच का कोण कितना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 90 डिग्री का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 18 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि वृत्तीय गति से गुजरने वाले पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल है। चूँकि यहाँ पर आप लोग को मैं निकाल कर दिखाता हूँ। चूँकि हम लोग जानते हैं कि अभिकेंद्रीय बल ए बराबर होता है mv²/r, और यहाँ पर हम लोग v का वैल्यू पुट करेंगे तो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर। तो इसका हो जाएगा स्क्वायर और बाई यहाँ पर हो जाएगा r, यानी कि क्या आ जाएगा ए बराबर आ जाएगा यहाँ पर m ओमेगा²r²/r। तो r से एक r कट जाएगा, यानी कि m ओमेगा²r, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, m ओमेगा²r। फिर देख लीजिए 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम ही गति का वास्तविक नियम है। तो न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम है ये आप लोग का गति का वास्तविक नियम है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। कहने का क्या तात्पर्य है कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से
न्यूटन की गति का प्रथम नियम और न्यूटन की गति के तृतीय नियम का हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि उत्पत्ति किया जा सकता है, इसलिए इसको न्यूटन की गति का विषयक नियम कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए 20 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि द्रव्यमान m के एक कण की गति y बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से वर्णित है, उस कण पर लगने वाला बल है। तो बल पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है m इंटू ए। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर a निकालना होगा, और हमको यहाँ पर दे क्या रखा है, तो ये एक्चुअली विस्थापन दे रखा है। ये विस्थापन का ही तो फॉर्मूला होता है, ये s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर का है, एटी स्क्वायर का टाइप का है, यानी कि विस्थापन का यहाँ पर ये दे रखा है। तो हम लोग को निकालना क्या है, त्वरण निकालना है। तो इसका अगर हम लोग 2 बार अवकलन कर देते हैं तो त्वरण मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसका अवकलन करते हैं, चलिए करते हैं यहाँ पर। तो यह हो जाएगा dy बाई डी टी, टी के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करेंगे तो dy हो जाएगा यहाँ पर dt, और y के जगह पर है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर। ठीक, ये है। तो t के सापेक्ष यहाँ पर t का अवकलन हो जाएगा 1, यानी कि क्या बचेगा यहाँ पर u बचेगा, बराबर जाएगा यहाँ पर u, क्योंकि t का हो जाएगा 1, और ये हाफ और g ये कांस्टेंट है, इसलिए आ जाएगा बाहर, और बचा क्या, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, यानी कि क्या आया देख सकते हैं यहाँ पर आया u प्लस हाफ g, यहाँ पर अच्छे से लिखता हूँ, हाफ g और 2t। और 2t कैसा है, तो ये आप लोगों ने अवकलन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, x के पावर n बराबर जो होता है उससे आया है। तो यहाँ पर ये t से t कट जाएगा, और ये हो जाएगा u प्लस हो जाएगा gt, और ये क्या मिला हमको, तो वेग मिला, क्योंकि अगर एक बार अवकलन करते हैं विस्थापन को तो वेग मिलता है। अब एक बार और अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा dv बाई dt। तो dv बाई dt बराबर, तो डी बाई डी टी, और v कितना आया, तो ये आया u प्लस जी टी। अब t का सापेक्ष u का जो अवकलन ये 0 हो जाएगा, और t का सापेक्ष t का अवकलन 1 होगा, यानी कि g इंटू 1, यानी कि कितना आ जाएगा g, यानी कि तो यहाँ पर त्वरण कितना आया, त्वरण आया g के बराबर। यानी कि अब यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं, क्या पूछा हमसे, उस कण पर लगने वाला बल। तो बल बराबर क्या होता है, a बराबर होता है m इंटू ए, एम का एम ही रहेगा, और ए किसके बराबर आया, जी के बराबर, यानी कि ए बराबर mg आ गया। तो कौन सा ऑप्शन ऐड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ऐड हो जाएगा आपका 20 नंबर क्वेश्चन का। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर समाचार मिलता रहे। अभी आपको रेगुलर समाचार इस चैनल पर मिलता रहेगा, और इसके आगे मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन से आगे का क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।